नमस्कार मित्रों, आज हम एक पारिवारिक कहानी लेकर उपस्थित हैं। कृपया अंत तक सुनिएगा। आनंद नहीं चाहते थे कि रोहित उनकी मर्जी के खिलाफ शिखा से शादी करे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आनंद को अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा। सुनिए उषा चाचरा द्वारा लिखित कहानी उपहार। मित्रों, करीब 2 घंटे राकेश के परिवार के साथ बिताने के बाद कविता ने विदा ली। परिवार का हर सदस्य उसे कार तक छोड़ने आया था। अपनी जिंदगी के पहले के 23 साल कविता ने इसी शहर में गुजारे थे। फिर शादी हो गई और वह कई 100 किलोमीटर दूर ससुराल पहुंच गई। पिछले 27 सालों में वह मुश्किल से 5-6 बार ही इस शहर में लौटी थी और यह पहला अवसर था जब उसने राकेश के घर की दहलीज लांघी थी। कविता को उसके जवान बेटे रोहित ने कुछ दिन पहले बड़ी गहरी उलझन में फंसा दिया था। उसी का हल ढूंढने की इच्छा मन में लेकर वह इतने लंबे समय बाद अचानक राकेश के घर पहुंच गई थी। उसके दिमाग में रोहित के कहे शब्द अब भी गूंज रहे थे। माँ, मैं कपूर साहब की बेटी गुंजन से शादी नहीं करूंगा। रोहित ने कुछ दिन पहले अचानक अपना यह फैसला बताकर कविता को बुरी तरह चौंका दिया था। यह कैसी नासमझी दिखा रहा है। कविता फौरन गुस्सा हो उठी। सारी बात पक्की हो चुकी है। दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तुम पर हाँ कहने को किसी तरह का दबाव नहीं। मुझ पर दबाव था, रोहित ने उसे टोक दिया। पापा ने कभी मुझसे मेरी राय नहीं पूछी। हर बात के लिए उन्होंने हाँ कही है, मैंने नहीं। तुम शादी नहीं करना चाहते थे तो बोले क्यों नहीं? पापा की इच्छा के खिलाफ इस घर में कोई कुछ बोल सकता है क्या? यह कोई जवाब नहीं हुआ रोहित। वैसे तुम्हें परेशानी क्या है गुंजन से शादी करने में? लड़की सुंदर और शिक्षित है। कपूर साहब हमसे ज़्यादा ऊंची हैसियत के आदमी हैं। शहर में उनकी बहुत इज्जत। माँ, मैं शिखा से प्यार करता हूँ। मेरी शादी उससे हो, इसके लिए पापा को आप किसी तरह राजी करो प्लीज। अपनी आंखों में डर और चिंता के मिले जुले भाव समेटे रोहित तब उसकी छाती से आ लगा था। कविता ने शिखा के बारे में उससे जानकारी ली। उसने रोहित के साथ MBA किया था। उसके पिता स्कूल टीचर थे। अब वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रही थी। शिखा से प्रेम करने की जानकारी तुमने आज तक हमें क्यों नहीं दी रोहित? गुंजन के साथ रिश्ते की बात आगे बढ़ने देने से पहले ही तुम्हें अपना मुंह खोलना चाहिए था ना। सारी जानकारी पाकर कविता फिर अपने बेटे पर गुस्सा हो उठी थी। रोहित ने झिझकते शर्माते अंदाज में सफाई दी। माँ, हम दोनों शुरू से ही बड़े अच्छे दोस्त थे, पर यह दोस्ती प्यार में बदल चुकी है। इसका एहसास हम दोनों को कुछ दिनों पहले ही तब हुआ था जब शिखा के रिश्ते की बात कहीं चल रही थी। वह परेशानी में थी। मैं उसे हिम्मत रखने को समझा रहा था और फिर अचानक हम दोनों ने एक साथ स्वीकार किया कि अगर हम जीवन साथी बने तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। माँ, हमारी इस इच्छा को अब तुम्हें ही पूरा करवाना है प्लीज। तेरे पिताजी कभी राजी नहीं होंगे। कविता की इस घोषणा से रोहित सहमत था, क्योंकि उसका चेहरा उतर गया और आंखों में चिंता के भाव और ज्यादा गहरा उठे थे। अपने पति आनंद के गर्म मिजाज से कविता बहुत अच्छी तरह से परिचित थी। कपूर साहब के साथ रिश्ता जुड़ने की बात से वह बहुत खुश थे। उन्होंने कई फायदे बार बार कविता को गिनाए भी थे। रोहित एक स्कूल टीचर की बेटी से प्रेम विवाह करना चाहता है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात सुनकर वह ज्वालामुखी से फट पड़ेंगे। इस बात को लेकर कविता के मन में कोई शक नहीं था। फिर वह एक रेस्तरां में शिखा से मिली। लड़की उन्हें भी पसंद आई। उसमें आत्मविश्वास पूरा था। स्वभाव से मीठी और समझदार लगी, लेकिन गुंजन भी उसे पसंद थी।
बेहद अमीर बाप की बेटी होने के कारण उसका व्यक्तित्व ज्यादा चमक दमक से भरा व कुछ नखरीला जरूर था, पर ऐसा होना स्वाभाविक भी था। हमारी सोसाइटी में शिखा से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से गुंजन फिट होगी। तुम इस बात पर भी गौर करो रोहित। कविता ने एक बार फिर बेटे को समझाने का प्रयास किया था। माँ, मेरी नज़र में पैसे से कहीं ज्यादा प्रेम महत्वपूर्ण है। रोहित नाराज हो उठा था। आपने या पापा ने कभी प्रेम किया होता तो मेरे दिल का हाल आसानी से समझ लेते। रोहित का यह वाक्य कविता के दिलो दिमाग में गहरी उथल पुथल मचा गया था। अपने विवाह पूर्व के प्रेमी राकेश से जुड़ी अनगिनत यादों ने कुल बुलाकर अपने सिर उठाने शुरू कर दिए थे। इसके कारण वह उस रात ठीक से सो नहीं सकी थी। बहुत हद तक इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इस एहसास ने बार बार उसके मन में उठकर उसे भावुक सा कर दिया था। कविता और राकेश भी साथ साथ कॉलेज में पढ़े थे। पढ़ने में होशियार वह कॉलेज क्रिकेट टीम के कप्तान राकेश को कविता अपना दिल बहुत जल्दी दे बैठी थी। इनके प्रेम बंधन में बंधने से पहले ही कविता की माँ व राकेश के पिता इस दुनिया से विदा हो चुके थे। राकेश की पढ़ाई का खर्चा उसका दुकानदार बड़ा भाई कठिनाई से उठा रहा था। कविता के पिता शहर के बड़े व्यवसायी थे, अतः उसको सुख सुविधा की हर चीज उपलब्ध थी। कविता ने पहली बार अपने प्रेम का जिक्र अपने पिता के सामने तब किया जब वह महानगर में रह रहे बड़े अमीर पिता के इकलौते बेटे आनंद से उसकी शादी करने को हामी भर आए थे। उस रात आनंद की बगल में बेचैनी से करवटें बदल रही कविता बार बार सोच रही थी कि अगर मेरी माँ और राकेश के पिता उस वक्त जिंदा होते और हमारे प्रेम के पक्ष में अपनी आवाजें उठाते तो क्या हम जीवन साथी नहीं बन जाते। कविता के पिता ने अपनी बेटी की भलाई की आड़ में उसके आंसुओं को नजरअंदाज कर अपनी जिद पूरी की और कविता दिल पर गहरा जख्म लिए किसी और की दुल्हन बनने को मजबूर हो गई थी। कुछ दिनों बाद कविता को अपनी मौसी के छोटे बेटे की सगाई में शामिल होने के लिए अपने मायके के शहर में आना था। राकेश से शादी होती तो हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही होती, इस सवाल का जवाब पाकर रोहित की समस्या का हल ढूंढने की इच्छा मन में लिए कविता ने 27 साल बाद अपने प्रेमी के घर जाने का फैसला उसी रात कर लिया था। पूरे 2 घंटे राकेश के घर में बिताने के बाद उसने बहुत कुछ देख सुन और समझ लिया था। दोनों परिवार के घर परिस्थितियों व सदस्यों के बीच लगातार तुलना करते रहने से वह खुद को रोक नहीं पाई थी। सिर्फ एक बात को छोड़कर वह लोग हर तरह से उनसे पिछड़े हुए और कमजोर स्थिति में थे। सिर्फ राकेश का अपना स्वास्थ्य आनंद से कहीं बेहतर था। वह आनंद की तरह मोटापे, उच्च रक्तचाप व मधुमेह का शिकार नहीं बना था। राकेश की पत्नी निशा साधारण गृहिणी थी। बेटे की नौकरी और बेटी की शादी उसकी मुख्य चिंताएं थीं। क्लब, पार्टियां, समाज सेवा, फैशन जैसी गतिविधियों की समझ और रुचि उसमें नहीं थी। उनके बेटे विवेक ने भी MBA किया था। फिलहाल उसे अच्छी नौकरी की तलाश थी। बेटी रितु B.Ed कर रही थी। उसकी शादी की बात कहाँ कहाँ चल रही है। निशा और कविता के बीच वार्तालाप का बड़ा हिस्सा इसी से संबंधित था। जब राकेश उसके पास अकेला बैठा था तब उसने गहरी सांस खींचकर कहा, यह अच्छा ही हुआ कि हमारी शादी नहीं हुई। मैं तुम्हें कभी वह ठाट बाट नहीं दे पाता जो आज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। तुम मुझे कभी याद करते हो? उसने झटके से सवाल पूछ ही लिया था। शुरू में बहुत करता था, अब कभी कभी याद आती हो। जब कभी अकेलेपन का एहसास दम सा घोटने लगता है तब। तुम खुश तो हो ना? उतना नहीं जितनी तुम हो। राकेश अचानक हल्के फुल्के अंदाज में हंस पड़ा था और फिर उनके बीच वार्तालाप का विषय परिवर्तित हो गया था। मैं कितनी खुश रही हूँ अपनी अब तक की विवाहित जिंदगी में। कार से घर वापस लौटते हुए कविता इस सवाल से भी देर तक उलझी रही। नई नवेली दुल्हन बनकर जब वह ससुराल आई तब उसके दिल पर गहरा जख्म था।
मन ऐसी पीड़ा लगातार महसूस करता जिसे वह किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी। उसने तो राकेश को अपना जीवन साथी माना था, तभी आनंद के लिए उसके दिल में प्रेम की कोमल भावनाएं पैदा नहीं हो सकीं। हनीमून के दौरान वह आनंद के साथ हंसने मुस्कुराने का प्रयास जबरदस्ती करती और अकेली होते ही आंसू बहाती। उसके अंदर जोश व उत्साह की कमी को देख आनंद कभी कभी चिढ़कर पूछता, क्या समस्या है तुम्हारी कविता? तुम बीमार हो? दर्द है कहीं? वह इनकार में सिर हिलाती तो आनंद पूछता, क्या मैं पसंद नहीं हूं तुम्हें? वह फिर इनकार करती तो आनंद नाराज हो जाता। हम गोवा मौज मस्ती करने आए हैं, एक दूसरे को समझने का मौका है, और तुम हो कि न हंसती हो, न बोलती हो, न खुश नजर आती हो। तब कविता खुश रहने का नाटक करती, दिल में बनी रहने वाली टीस कम होने का नाम न लेती। शादी के बाद आनंद ने अपना बिजनेस फैलाया था, वह भी गर्भवती हो गई। पति की व्यस्तता ने उसे उसकी शिकायती व नाराजगी भरी नजरों से बचा लिया था। रोहित के आगमन ने उसके दिल में जीने का जोश फिर से भर दिया। बेटे की देखभाल करते हुए उसकी हंसी वापस लौट आई थी। रोहित बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ा था, तब उसके पास काफी समय बचने लगा और उसने अपनी सहेलियों का दायरा बढ़ाते हुए सामाजिक गतिविधियों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। आनंद के साथ उसके संबंधों में कभी भी प्रेम की गर्माहट बहुत तेज नहीं हुई। उसे कभी कभी आनंद के किसी स्त्री के साथ चल रहे इश्क के चर्चे सुनने को मिल जाते, पर यह कभी खास चिंता या परेशानी का कारण नहीं बने। उसने कभी किसी पुरुष में दिलचस्पी नहीं ली। राकेश के कारण दिल पर लगी चोट ने उसे इस संबंध में पत्थर दिल बना दिया था। लंच के समय तक कविता घर पहुंच गई। रोहित घर पर ही था और उसके परेशान चेहरे पर एक नज़र डालते ही कविता समझ गई कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। रोहित और शिखा का मामला उलझकर सचमुच विस्फोटक हो गया था। उसकी अनुपस्थिति में रोहित ने उसे बताया कि पिछली शाम को शिखा के मामा, ताऊ जी और पिता ऑफिस में जाकर पापा से मिले थे। माँ, मुझे मालूम होता तो उन्हें रोक लेता, पर मुझे पता नहीं था। पापा उन सब के साथ बड़े गलत ढंग से पेश आए, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। रोहित को शायद पहली बार कविता ने इतने ज्यादा गुस्से में देखा था। जरा शांत होकर मुझसे सारी बात बता। कविता ने अपनी आवाज में चिढ़ या गुस्सा नहीं पैदा होने दिया, पर उसका मन अजीब सी चिंता से भर उठा। माँ, पापा मुझे कैसी भी धमकी से डरा नहीं सकते, यह आप उन्हें साफ साफ बता देना। मुझे उनकी धन दौलत से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। जरूरत पड़ी तो मैं यह घर छोड़कर अलग रहने को भी तैयार हूँ, पर शिखा से मेरी शादी जरूर होगी। भावावेश के कारण रोहित की आवाज कांप रही थी। इतने तैस में आने की जरूरत नहीं है रोहित, कविता ने उसे प्यार से समझाया। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी और आपको उन्हें इस शादी के लिए राजी करना ही होगा, नहीं तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। रोहित की इस धमकी को दरवाजे पर खड़े आनंद ने भी सुना। इन दोनों को उसके आगमन की खबर नहीं हुई थी। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है मेरी इच्छा के खिलाफ कदम उठाने का, तो अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। तुम जैसे बेवकूफ और बददिमाग बेटे से मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। आनंद ने गंभीर लहजे में अचानक अपना फैसला सुनाया तो उन दोनों को तेज धक्का लगा। ऐसी कठोर बातें अपने इकलौते बेटे के लिए मुंह से मत निकालिए। तुम बीच में बिल्कुल मत बोलो। आनंद ने कविता को इतनी जोर से डांटा कि वह घबरा गई। मैं इस मामले में कैसे चुप रह सकती हूँ? आपको शांति से रोहित की बात सुननी चाहिए। कविता के मन की घबराहट अब नाराजगी में बदल गई। मैं सब बकवास सुन चुका हूँ और मेरा फैसला भी तुम दोनों को मालूम है। ऐसे मामले में गुस्सा और जिद करने से बात ज्यादा बिगड़ जाती है, और बात बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है। तुम्हारा बेटा अपने दो कौड़ी के इश्क की खातिर समाज में मेरी इज्जत और साख को मिट्टी में नहीं मिला सकता है। और
आप अपनी इज्जत और साख की खातिर अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के मेरे हक को छीन नहीं सकते हैं पापा। इस छत के नीचे रहना है तो तुम्हें मेरी मर्जी से ही चलना होगा रोहित। अगर आपकी ऐसी जिद है तो मैं घर छोड़ दूंगा। रोहित ने दबने या झुकने से इनकार किया और कमरे से बाहर जाने को चल पड़ा। यह कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप? कविता ने गुस्से से चीखते हुए अपने पति से सवाल किया। वैसी ही जैसी मुझे तुम्हारे साथ करनी चाहिए थी। आनंद का स्वर नफरत के जहर से भर उठा। मेरे साथ? क्यों? कविता जोर से चौंक पड़ी। क्यों मिलने गई थी तुम आज सुबह राकेश से? आपको कैसे पता है इस बात का? तुमने क्या सोचा था कि तुम अपने पुराने आशिक से इश्क लड़ाने जाओगी और मुझे खबर नहीं होगी? आनंद ने उसे गुस्से से घूरा। यह कैसी गलत बात मुंह से निकाल रहे हैं आप? कविता बोली। मैं गलत नहीं हूँ, आनंद चुभते स्वर में बोले। राकेश के साथ तुमने खूब गुलछर्रे उड़ाए हैं। यह बात मुझे शादी के महीने भर बाद ही पता लग गई थी। अगर तुम मेरे बेटे की माँ न बनने वाली होती तो मैंने उसी समय तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका होता। तुम अपने आशिक की याद में रोती थी और मेरा मन नफरत की आग में सुलगता था। मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। आनंद की आंखों में अपने लिए नफरत, गुस्से व हिंसा के गहरे भावों को पढ़कर कविता सकते में आ गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। एक जबरदस्त कमजोरी की लहर उसके सिर से पांव तक दौड़ी। आंखों के सामने अंधेरा छाया और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी थी। होश में आने के बाद पलंग पर लेटी कविता अपने पति के चेहरे की तरफ देखती और बार बार रोने लगती। कई बार उसने कुछ कहने का प्रयास किया पर कांपते होठों से कोई शब्द नहीं निकला। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, यही 3 शब्द कविता का हाथ अपने हाथ में लेकर अजीब से अपराध बोध का शिकार बने आनंद बार बार दोहरा रहे थे। काफी देर कोशिश करके कविता यह कह पाई, मैं किसी की जूठन कभी नहीं थी, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे मालूम है मैं गुस्से में बेकार की बात मुंह से निकाल गया। आनंद ने अफसोस जाहिर किया। यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए। अब भूल भी जाओ मेरे कहे को। आनंद ने मुस्कराने की कोशिश की पर कविता की आंखों से अपनी आंखें मिलाकर नहीं रख सके। कविता आनंद का हाथ चूमकर रोआसे स्वर में बोली, यह सच है कि मैं राकेश से बहुत प्यार करती थी पर शादी के बाद उससे कैसा भी संबंध रखने का ख्याल भी मेरे मन में नहीं आया। मेरी इस बात का आप विश्वास करें। मुझे विश्वास है और गुस्से में वही बात मुंह से निकलती है जो मन को परेशान करती रही हो। शादी के बाद मेरे व्यवहार में बहुत सी कमियां रहीं। राकेश की याद ने हमारे प्रेम संबंध को कभी मजबूत नहीं होने दिया। आज आपके दिल के अंदर झांकने का मौका मिला है तो मेरा मन अपनी उन नासमझियों को याद करके बड़ी ग्लानि महसूस कर रहा है। कितना दुखी किया मैंने आपको। अब इसके बारे में मत सोचो प्लीज। आनंद ने प्यार से अपनी पत्नी का गाल थपथपाया। अपने बारे में नहीं पर रोहित के बारे में तो हमें सोचना ही पड़ेगा। कविता उनका सहारा ले उठ कर बैठी और भावुक लहजे में बोली, परिस्थितियों के बस में होकर हम दोनों ने अपने दिलों के बीच दूरियां बनाए रखी। क्या हम रोहित को अपने जैसी अफसोस, दर्द व शिकायत भरी जिंदगी की तरफ धकेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? तुम क्या कहना चाह रही हो मैं समझा नहीं। देखिए, रोहित कपूर साहब की बेटी गुंजन के साथ रहते हुए अगर शिखा को नहीं भूला तो क्या होगा? हमारे बेटे ने शिखा से प्यार किया है तो इसकी सजा निर्दोष गुंजन क्यों पाए? दूसरी तरफ आपकी जिद के कारण बेचारी शिखा को कहीं और शादी करनी पड़ी और कल को उसके पति ने उसे रोहित की जूठन मानते हुए नजरों से गिरा दिया तो उसकी नरक सी जिंदगी के जिम्मेदार क्या हम नहीं होंगे? सोच में डूबे आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया तो कविता ने उनसे विनती की, रोहित की जिंदगी को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने के बजाय हमें
अपने अनुभवों से सीखते हुए उसे सही राह दिखानी चाहिए। प्रेम बड़ी नाजुक चीज है। एक बार खोया प्रेम नष्ट हो जाए तो बड़ी मुश्किल से दोबारा मिलता है। आप भी अपने बेटे को छाती से लगाकर उसे उसका प्रेम उपहार में दे दीजिए। सिखा के इस घर में कदम पड़ने से शायद हमारे हृदय भी परिवर्तित हो जाएं। मैं आपका प्रेम पाने के काबिल बन जाऊं। कविता को आनंद ने अपनी छाती से लगाया तो वह रो पड़ी। अचानक ही आनंद को भी अपनी पलकें गीली होती महसूस हुई तो वह मन ही मन हैरान हो उठे। उन्हें ऐसी कोई घटना नहीं याद आई जब बड़े होने के बाद कभी आंसू बहाने की नौबत आई हो। उनका मन अचानक बेहद हल्का और प्रसन्न हो उठा। उन्होंने प्यार से कविता का माथा चूमा और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ जाकर अपने सलीम से कहो कि इस अकबर सम्राट ने उसे उसकी अनारकली दे दी है। शिखा ही हमारी बहू बनकर आएगी। थैंक यू। कविता जोर से उनसे लिपटी और फिर अपनी सारी कमजोरी भूलकर रोहित को यह खुशखबरी देने को दौड़ती सी कमरे से बाहर चली गई। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। तो फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।